जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा हो, लेखपाल भर्ती परीक्षा हो, आरआरबी हो या अन्य और भी कोई हो, आज का हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में व्याकरण के लगभग अधिकांश पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है जो कि आपकी तैयारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम अपने प्रैक्टिस सेट की ओर चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के कितने प्रकार पूछ रहा है। तो साथियों, इसके पहले हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो संज्ञा तीन प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। ठीक, ये संज्ञा के तीन प्रकार हैं। ठीक, और ये जो जातिवाचक संज्ञा है, यह जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक होता है द्रव्यवाचक और दूसरा होता है समूहवाचक। ठीक, तो मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछा है, हमें इस प्रश्न से मतलब है, हाँ, जानकारी इसका रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। पूछ रहा है संज्ञा कितने प्रकार का होता है, तो संज्ञा मुख्य रूप से केवल तीन प्रकार का, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यानी इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा? ये सी वाला। ठीक, जातिवाचक संज्ञा अगर पूछता है कि कितने प्रकार का होता है, तो यह है द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। ठीक, अब इसके अन्य उपभाग हैं, तो उसके विषय में यदि पूछेगा प्रश्न में तब हम बताएंगे। ठीक, अगला प्रश्न है, विशेषण का कार्य क्या है? विशेषण का मतलब होता है विशेषता को बताने वाला। क्या बताने वाला? विशेषता को बताने वाला। जो शब्द विशेषता को बताता है वह क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा की विशेषता बतलाता है, सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, लेकिन विशेषता बतलाता है। तो इस प्रश्न का एकदम सीधा सा उत्तर कौन है? बी वाला, एकदम सीधा सा उत्तर है। अगला प्रश्न है, काल कितने प्रकार के होते हैं? इसके बारे में तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसको आप भली भांति जानते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, यानी काल तीन प्रकार का होता है। एक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य का भेद पूछ रहा है। वाच्य का मतलब वह शब्द जो किसी वाक्य में यह बताता है कि कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। यह बताने वाला जो शब्द होता है वह क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। ठीक, अब पूछ रहा है कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के तीन भेद होते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। ठीक, कर्तृवाच्य जो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो या जिस वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध किससे हो? कर्ता से हो, वहां पर क्या होता है? कर्तृवाच्य होता है। जैसे सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है। ठीक, यहां पर देखिए, यह कर्ता हो गया, यह कर्म हो गया, यह मुख्य क्रिया, यह सहायक क्रिया। तो यह जो क्रिया है इसका सीधा संबंध किससे है? सीता से है, यानी इस शब्द से है, क्योंकि गाने का जो कार्य है वह संपन्न कौन कर रहा है? ये सीता नामक शब्द कर रहा है। तो यहाँ इसका संबंध सीधे इससे है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? कर्तृवाच्य हो गया। ठीक ना। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है कर्मवाच्य का। कर्मवाच्य में जो क्रिया है उसका सीधा संबंध किससे होता है? कर्म से होता है। जो क्रिया है उसका सीधा संबंध किससे होता है? कर्म से होता है। और जहां ऐसा होता है वहां पर कर्मवाच्य होता है। जैसे गीत गाया गया, गीत गाया गया। ठीक ना। यहां पर देखिए, गीत, बिल्कुल यहाँ जो उदाहरण लिखा हुआ है यही उदाहरण यहाँ पर भी लिखा हुआ है। यहाँ पर जो यह कर्ता था उसको हटा दिया गया है, यहाँ पर कर्म शेष बचा हुआ है और इसका संबंध किससे है? किससे है? कर्म से है, क्रिया से है। ठीक ना। कर्म का संबंध किससे है? क्रिया से है। तो यहाँ पर क्या हो गया? कर्मवाच्य। ठीक, उसी प्रकार से तीसरा है भाववाच्य, जहां पर यानी जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है
वहां पर हमेशा क्या होता है, भाववाच्य होता है। जैसे उससे, उससे, उससे गाया नहीं जाता, उससे गाया नहीं जाता या उससे गाया नहीं गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह भाववाच्य हो गया, यह भाववाच्य का उदाहरण है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, कितने भेद होते हैं, तो यहाँ हमने लिख दिया है कितने, 3 भेद होते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, पूछ रहा है प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय देखिए, प्रत्यय 2 शब्दों से बना है, प्रति धन अय, प्रति धन अय, ठीक ना। प्रति का अर्थ होता है, प्रति का अर्थ होता है साथ में, साथ में, पर बाद में, बाद में, बाद में। और अय का अर्थ क्या होता है, चलने वाला, साथ में लेकिन बाद में चलने वाला, ठीक ना, चलने वाला। कहने का मतलब कि ऐसा शब्दांश जो किसी मूल शब्द के बाद में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसमें विकार उत्पन्न कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर चाटिए, हमने जो बता दिया, लिखा भी है इसमें, जो शब्द के आगे जुड़ता है। यहाँ पर एक शब्द देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यह भ्रम पैदा कर देता है परीक्षार्थियों में, ठीक ना। यह अधिकांश परीक्षार्थी भूल जाते हैं कि यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है आगे, वह किधर होगा। तो आप जानते हैं, आप भली भांति जानते हैं कि हमारी जो देवनागरी लिपि है, इस लिपि के अनुसार हम लोग बाएं से लिखना चालू करते हैं और दाहिने की ओर जाते हैं, ठीक ना। यह बाया है, बाया, और यह क्या है, दाया, दाहिना, ठीक ना। हम बाएं से लिखते हुए दाहिने की ओर जाते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ से लिखना चालू किए और यहाँ तक आ गए, यहाँ पर कोई शब्द लिखा हुआ है और प्रत्यय जोड़ना है, तो प्रत्यय जोड़ना है, तो जब हम इधर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इधर की ओर बढ़ रहे हैं, तो आगे तो इधर ही हुआ ना। लेकिन कुछ लोग आगे का मतलब कि इसके पहले ही समझ लेते हैं, यही उनसे भूल हो जाती है, प्रश्न का उत्तर गलत हो जाया करता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि जो मूल शब्द है, मूल, मूल शब्द, मूल शब्द के दाहिने तरफ, दाहिने तरफ क्या होता है, प्रत्यय होता है, और मूल शब्द के बाएं तरफ क्या होता है, उपसर्ग होता है। क्या होता है, उपसर्ग होता है। ऐसे समझ में नहीं आता है तो अपना हाथ फैला लीजिए इधर, क्योंकि हम जब कॉपी में लिखना चालू करते हैं तो हमारी स्थिति यह होती है। मान लीजिए कि यह हमारी कॉपी है, तो हम इधर से लिखना चालू करते हैं, इधर की ओर जाते हैं, यह बायां हाथ है, यह दाहिना हाथ है, ठीक है ना। हमको उपसर्ग कहाँ जोड़ना है, इधर बाएं तरफ जोड़ना है। तो आप याद कर लीजिए कि जो उपसर्ग होता है हमारे बाएं हाथ में होता है, और जो प्रत्यय होता है वो हमारे दाहिने हाथ में होता है। इतना याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेगा, ठीक। और अब देखिए, प्रत्यय किसे कहते हैं, उसका अर्थ आपको मालूम हो गया, उत्तर मालूम हो गया, यह यही होगा, ठीक। जो दूसरा विकल्प दिया है, जो शब्द के आदि में जुड़ता है, आदि में, यह शब्द भी परीक्षार्थियों को भ्रमित करके रख देता है, ठीक ना। कोई वाक्य लिखना चालू करते हैं, यहां से चालू करते हैं, यहां पर लिखा जाता है आदि, ठीक ना, यहाँ पर लिखा जाता है आदि। तो बहुत सारे परीक्षार्थी ऐसे होते हैं जो कि इसका अर्थ अंत समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, अंत, जो कि एकदम गलत होता है। आदि का मतलब प्रारंभ होता है, आदि का मतलब शुरुआत होता है, न कि अंत होता है। आदि का विलोम अंत होता है, ठीक ना। तो इस बात को भी ध्यान में आप रखेंगे, यह आदि लिखा है, आदि का मतलब कि मूल शब्द के पहले ना। तो ऐसा नहीं होता है, यह गलत है। जो क्रिया को बदलता है यह भी नहीं है, जो संज्ञा को बदलता है यह भी नहीं है। क्या है, प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्द के आगे जुड़ता है। अगला प्रश्न, संधि के बाद क्या होता है। संधि के बाद, संधि का मतलब होता है जोड़, संधि का मतलब होता है जोड़। जैसे एक शब्द हमने लिया, वसुम, वसुम धन धरा, ठीक ना। वसुम धन धरा, यह पहला पद शब्द है, यह दूसरा शब्द है। जब दोनों शब्द आपस में जुड़ेंगे तो बराबर क्या होगा, वसुंधरा, वसुंधरा, ठीक है ना। पहला पद दूसरे पद के साथ जुड़ करके एक तीसरे शब्द का निर्माण कर दिया, एक तीसरे शब्द की रचना कर दिया। अब देखिए, दो शब्द मिलकर एक शब्द बनते हैं, एक शब्द हट जाता है, यह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने है, यहाँ पर कोई भी शब्द नहीं हटा है।
केवल व्यंजन बदलते हैं, ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि जो संधि होता है वह 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ना। तो व्यंजन भी नहीं बदलता है, यह गलत है। वाक्य का अर्थ बदल जाता है, वाक्य का अर्थ बदल जाता है, यह कुछ हद तक सही है, लेकिन इसके पहले अर्थ कब बदलेगा, जब यह होगा, दो शब्द मिलकर एक शब्द बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो शब्द हैं, यह और यह, ये दोनों मिलकर के एक शब्द में बदल गए। तो पहले तो यह होगा, यानी इसका उत्तर पहले यह होगा। विकल्प में यह नहीं होता तब इसका उत्तर यह हो सकता था, ठीक ना। वसुम, वसुम का मतलब रत्न, धरा माने धारण करने वाली, रत्नों को धारण करने वाली वसुंधरा, वसुंधरा का अर्थ आप जानते हैं पृथ्वी होता है। वसुंधरा का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा, यह होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। पर्यायवाची शब्द, देखिए शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है एकार्थी, दूसरा होता है अनेकार्थी, अनेकार्थी, और तीसरा होता है पर्यायवाची, पर्यायवाची, और जो चौथा होता है वह विलोम शब्द होता है। वह क्या होता है, विलोम शब्द होता है। एकार्थी का मतलब ऐसा शब्द जो केवल एक ही अर्थ को बताता है, उसको हम एकार्थी शब्द कहते हैं। और जो एकार्थी शब्द होता है वह होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ना। जैसे हमने कहा गंगा, क्या कहा, गंगा, गंगा एक ही है। हिमालय, हिमालय, हिमालय एक ही है, ठीक है ना। यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। राम, श्याम ना। और यमुना लिख सकते हैं, यमुना, ठीक है ना, यमुना, बेतवा, ठीक। यह सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, जो कि एकार्थी एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। दूसरा है अनेकार्थी, अनेक धन अर्थी, अनेक अर्थ को बताने वाला, यानी ऐसा शब्द जो एक से अधिक अर्थ को बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जैसे हमने लिखा हार, हार के दो अर्थ ना, हार के दो अर्थ। एक अर्थ होता है गले, गले की माला या हार या आभूषण, आभूषण, ठीक ना। और दूसरा अर्थ क्या है, ये पहला अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ क्या होता है, हार का मतलब होता है पराजय, पराजय। दो अर्थ हो गया, एक से अधिक हो गया, 3 अर्थ हो गए ना। इसी प्रकार से एक शब्द है कर, कर, कर माने क्या होता है, हाथ होता है ना। कर माने क्या होता है, हाथ होता है। और कर माने, कर माने वो ऋण भी होता है, क्या होता है, ऋण। और कर माने टैक्स भी होता है, टैक्स। तो इसके भी 3 अर्थ हो गए। तो ऐसे शब्द जो कि एक से अधिक अर्थ को व्यक्त करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द, ऐसे शब्द जो समान अर्थ को व्यक्त करते हैं, उसको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इस पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं, समानार्थी, समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कमल का पर्यायवाची हो गया, कमल, कमल का पर्यायवाची हम लिख सकते हैं जलज, जलज। जल में ज माने जन्म लेने वाला, अर्थात कौन, कमल, ठीक है ना। पंकज, पंकज, पंख माने कीचड़ में, ज माने जन्म लेने वाला, अर्थात कौन, कमल, ठीक है ना। नीरज, नीरज, नीर माने पानी में, ज माने जन्म लेने वाला, अर्थात कौन, कमल। तो यह है पर्यायवाची शब्द। इसके बाद जो चौथा है वह है विलोम शब्द। विलोम का अर्थ क्या होता है, उल्टा, क्या होता है, उल्टा या विपरीत, विपरीत, उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाला जो शब्द होता है वह क्या होता है, विलोमार्थी, जिसको हम विलोम के नाम से जानते हैं। जैसे रात, रात, रात का विलोम क्या होगा, दिन होगा, ठीक ना। आना का विलोम जाना, उठना का बैठना, सोना का जागना, है ना, हंसना का रोना, खाना पी, बहुत सारे शब्द हैं, ठीक। अब प्रश्न पर आइए, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, जो अलग अलग अर्थ रखते हैं। तो अलग अलग जो अर्थ रखता है उसको क्या कहा जाता है,
अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जो समान अर्थ रखते हैं उसको क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? विकल्प बी। जो विलोम होते हैं उनको विलोम शब्द कहते हैं या विलोमार्थी कहते हैं। जो संज्ञा के पर्याय होते हैं, जो संज्ञा के पर्याय होते हैं उनको तो पर्याय ही कहा जाएगा। ठीक ना। इसके बाद है बहुवचन का उदाहरण कौन सा है? बहुवचन के विषय में पूछ रहा है। और हम भली भांति जानते हैं कि हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से एक का बोध होता है, बहुवचन से एक से अधिक का बोध होता है। ठीक। और जो संस्कृत है, संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक। तो हमको संस्कृत से मतलब नहीं है, हमको हिंदी से मतलब है, क्योंकि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। पूछ रहा है बहुवचन, यहाँ पर लिखा है वह लड़का, यह भी एक वचन में है, यह भी एक वचन में है, यानी यह उत्तर गलत है। लड़का किताब पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लड़का एक वचन में लिखा गया है और यह जो क्रिया है यह बहुवचन में लिखी गई है, तो यह पूरा वाक्य ही गलत है। इसके बाद लिखा है हम लड़के पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है हम। यह जो शब्द होता है, इस शब्द को लेकर जो हमारे परीक्षार्थी हैं वे भ्रम में पड़ जाया करते हैं, क्योंकि इस शब्द का हम लोग दैनिक जीवन में बहुत ही तेजी से प्रयोग करते हैं। ठीक ना। और यह क्या है, जो दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं उसके हिसाब से इसको हम एक वचन मानते हैं, हम अपने लिए करते हैं। इस शब्द का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं, इसका मतलब कि एक वचन के लिए करते हैं, जबकि यह एक वचन नहीं है बल्कि क्या है? बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। तो यह बहुवचन है। यहाँ पर भी जो लड़के लिखा हुआ है यह भी बहुवचन है, यानी इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा? विकल्प सी। अगला प्रश्न है काल का क्या महत्व है? काल का शब्द अर्थ होता है समय ना, और अर्थ इसमें लिखा भी गया है। काल क्या बताता है कि कार्य कब संपन्न किया गया, भूतकाल में कि भविष्य काल में या वर्तमान काल में, यही तो बताता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यह बताता है कि क्रिया कब हुई, यानी इस प्रश्न का उत्तर कौन है? विकल्प ए है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है विशेषण किसका वर्णन करता है? विशेषण का अर्थ हमने बताया है अभी थोड़ी देर पहले। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता को बतलाने वाला, वह शब्द जो किसी की विशेषता बतलाता है, किसी शब्द की, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी स्थान की विशेषता को बतलाता है, वह क्या होता है? विशेषण होता है। तो किसका वर्णन करता है? सबसे पहले संज्ञा का नाम आता है, यानी इस प्रश्न का नाम उत्तर कौन सा होगा? विकल्प बी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा, देखिए संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है, क्या? सम और ज्ञा। ठीक। सम का अर्थ क्या होता है? सम्यक। सम का अर्थ क्या होता है? सम्यक। और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान कराना। ज्ञान कराना या करना भी होता है, करना या कराना। ठीक ना। तो जो शब्द सम्यक यानी उचित, बिल्कुल ठीक ज्ञान कराता है, किसके विषय में? वस्तु के विषय में, स्थान के विषय में ना। जो शब्द वस्तु, व्यक्ति, स्थान के विषय में सम्यक या भली भांति ज्ञान कराता है, उनका परिचय कराता है, उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का परिचय कराता है, उस परिचय वाले शब्द को हम कहते हैं नाम, यानी जो संज्ञा है वह नाम है। ठीक है ना। जो संज्ञा है वह नाम है। तो हमने बता भी दिया कि वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव का बोध कराता है कौन? संज्ञा। तो यह संज्ञा की परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है। वह शब्द जो वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव का नाम बताता है या उससे परिचित कराता है, उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के भेद पूछ रहा है। क्रिया के भेद, क्रिया दो प्रकार की, पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, ये दो प्रकार है। सकर्मक ऐसी क्रिया जिसमें कर्म साथ में हो, उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और ऐसा शब्द जिसमें क्रिया कर्म के साथ ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। तो क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो, तीन नहीं, दो। ठीक। और हाँ, एक चीज और ध्यान कर लीजिए,
मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, ये दो नाम और हैं, लेकिन यह किस भेद से संबंधित है, किस आधार पर नाम रखा गया है, यह किस आधार पर नाम रखा गया है, इसको हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। ज्यादा जरूरत है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक, आगे चलिए। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन के प्रकार तो हमने अभी बताया है। हिंदी में दो ही प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है ना? इसका उत्तर कौन सा होगा? विकल्प बी होगा। ठीक, आगे चलिए। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है? उपसर्ग शब्द की शुरुआत में जुड़ता है। उपसर्ग शब्द यह अनावश्यक है। उपसर्ग शब्द शुरुआत में जुड़ता है, प्रत्यय अंत में जुड़ता है। यही विकल्प सही है। इसके विषय में अभी हमने बताया भी है कि जो उपसर्ग होता है बाएं तरफ होता है, जो प्रत्यय होता है वह दाहिने तरफ होता है। हम जब लिखते हैं तो हमारी स्थिति यह होती है, बायां होता है या दाहिना होता है। हम बाएं से लिखते हुए दाहिने की तरफ जाते हैं, है ना? तो मूल शब्द जो होता है, मूल शब्द इसके पहले जो जुड़ता है वह होता है उपसर्ग, और दाहिने तरफ जो जुड़ता है वह क्या होता है? प्रत्यय। अगर अब भी याद नहीं है तो इतना याद कर लीजिए कि बाएं हाथ में उपसर्ग और दाहिने हाथ में प्रत्यय, एकदम याद रहेगा। संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि का प्रकार, संधि माने क्या होता है? जोड़ होता है। स्वर संधि 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, अब स्वर संधि के प्रकार यदि पूछता है तो स्वर संधि 5 प्रकार का होता है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो यहाँ पर केवल संधि के विषय में पूछ रहा है, तो संधि कितने प्रकार का? 3। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, तो ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट। आशा है कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, जानकारी भी मिली होगी। अगर कोई जानकारी अधूरी सी प्रतीत होती है तो कमेंट कीजिए, उसे बताएंगे।